बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कौम की आवाज़ के साथ मैं हूं नुसरत हारिस। और एक मामला ऐसा, अब फिर इमरान खान मैं तो कहूँगी कि एक मुश्किल में पड़ गए हैं और उनकी मुश्किलात जिनमें वो पड़ते हैं वो खुद ही की पैदा की भी होती हैं। एक डॉक्यूमेंट उनके पास आया आईएसआई चीफ की तकर्रुरी के हवाले से 6 अक्टूबर से लेकर आज 14 तारीख हो गई है, लेकिन वो उस पर साइन नहीं कर पाए। साइन ना करना एक तरफ, लेकिन उनकी चॉइस या उनकी सोच या उनकी मर्जी का बंदा लगाना एक तरफ। हुकूमत इस वक्त कहाँ खड़ी है, हुकूमत के लिए कौन सी मुश्किलात दरपेश हैं या आगे आने वाले दिनों में खड़ी हो सकती हैं, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान क्या गैप हो गया है, ये गैप बढ़ता जा रहा है, इसके असरात हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर किस तरह देखेंगे, ऑपोजिशन का क्या रोल है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अजीम चौधरी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद, खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी चौधरी साहब, ये 6 अक्टूबर से एक मामला, तकर्रुरी का मामला इतना प्रोलॉन्ग हो गया है कि आज इस पे एक्चुअली लगता है कंट्रोवर्सी बन गई है। इमरान खान साहब किस कंट्रोवर्सी को जन्म दे दिया है, किस कंट्रोवर्सी को लेके चल रहे हैं, फौज के और उनके दरमियान ये मामला आखिर हो क्या गए हैं? बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस में बात कर सकूं। देखिए, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं उनके तमाम काम और तमाम तरीकाकार दुनिया के किसी भी हिस्से में कभी लिखा हुआ नहीं पाया जाता। वो वक्त की जरूरत के मुताबिक अपने आप को तब्दील करती हैं और वक्त की जरूरत के मुताबिक और वक्त के तकाज़ों के मुताबिक अपने काम को किया करती हैं। जी, ये दुरुस्त है कि आईएसआई पाकिस्तान की एक ऐसी एजेंसी है जो प्राइम मिनिस्टर के बराह रास्त मातहत है, लेकिन उसमें सर्व करने वाले माचुए एक साहब के जो बेनजीर साहिबा के दौर में तैनात किए गए, वो सिविलियन थे लेकिन रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल थे। बिलअमूम लेफ्टिनेंट जनरल ही यहाँ लगाए जाते हैं और ये काम बहुत खामोशी से हुआ करता है। जी, दुनिया की अच्छी, मैं पाकिस्तान की एजेंसी को बहुत अच्छा कहता हूँ, लेकिन मैं साथ ये कह रहा हूँ कि दुनिया की अच्छी एजेंसीज की ये खासियत होती है कि वो अपने चीफ स्पाई को नजर नहीं आने देते। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, इट मेक्स सेंस। बिल्कुल, मामला के अलावा बहुत सारी नजाकतें उसमें मौजूद होती हैं, उन नजाकतों को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान में ये मामला अब इस काबिल हो गया कि मैं और आप भी इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। जी, ये किसी भी सूरत मुनासिब नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी के तकाज़ों के मुताबिक नहीं है कि हम इस पर गुफ्तगू करें, राय जन करें, लेकिन चूंकि एक मामला मंजर-ए-आम पर आ चुका है और उसको प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट और सब तरफ से बोला जा रहा है, मात्र इसके कि ISPR के एक बयान के बाद इस पर कोई बात नहीं हुई, लेकिन मैं ही आपसे अर्ज करता चला जाऊं कि ये मामला बंद कमरे में तय हो जाए तो बहुत अच्छा है। बंद कमरे में ही तय होना चाहिए, और पहले भी बंद कमरे में ही तय हो जाता, किसी को कानो कान खबर ना होती तो बहुत अच्छा। लेकिन अब तो कमरे से बाहर आ गया, और कमरे से क्या बाहर आया, आपने देखा कि पूरी दुनिया अब इस पे बात करना शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पे तो खुले आम बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ज़रा ढके छुपे अल्फाजों में और या कहीं कहीं थोड़ा खुलकर बात हो रही है। ये है अब इसकी ये तो आपने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हमें समझा दिया कि मामले की नज़ाकत क्या है, लेकिन आप क्या समझते हैं, जितना ये सेंसिटिव मामला है, जितनी आराम से, जितने अंदर खाने रखते हुए इसे सॉल्व हो जाना चाहिए था, अब तो ऐसा नहीं हुआ। इससे हुकूमत वक्त को, बिलखुसूस इमरान खान साहब को क्या उन पर असरात मुरत्तब हो सकते हैं? देखिए, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ऑफिस भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, और मुसल्लह फौज पर पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन का 243 चैप्टर मौजूद है, उसकी तैनाती का तरीका भी बताया गया हुआ है। लेकिन जब एक लेफ्टिनेंट जनरल किसी जगह पर सर्व कर रहा हो तो आर्मी चीफ के वो हर सूरत मातहत होता है। ये मुमकिन नहीं हो सकता कि वो आर्मी चीफ मातहती से निकल के किसी और जगह पर चला जाए और उनके अहकामात को। मैं 2 मिसालें आपको देना चाहता हूँ, बात मेरी बड़ी वाज़ेह हो जाएगी। एक साहब थे जिनका नाम हमीद गुल था, उनको जब हटाया गया और उनकी तैनाती की गई हैवी कॉम्प्लेक्स में, मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स टेक्सला में, उन्होंने ज्वाइन करने से इनकार कर दिया और उसके बाद उनकी रिटायरमेंट हुई और वो घर चले गए। इसी तरह कोयटा के कोर कमांडर हुआ करते थे तारिक परवेज साहब जी, उनको भी उस वक्त के आर्मी चीफ ने इस बात पर कि आपने मेरे हुक्म की पामाली की या मुझे इत्मीनान में नहीं लिया और आपने एक एक्ट ऐसा किया जिसके नतीजे में मेरे लिए परेशानी का बायस बना और जो हमारा कंडक्ट है और जो हमारा डिसिप्लिन है उसकी वायलेशन हुई, तो उनसे भी इस्तीफा ले लिया गया और उनको फारिग कर दिया गया। और भी मिसालें यकीनन मौजूद होंगी।
चेन ऑफ कमांड को मद्देनजर रखना पड़ेगा। ये दुरुस्त है कि एक रखना आ गया, ये भी दुरुस्त है कि ये सॉल्व करने के लिए कोई इतनी बड़ी कदावर और शख्सियत मौजूद नहीं है जो इन दोनों के दरमियान ये मामला तय करा सके। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मामला है जी, एक तरफ अना और पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत के मामलात हैं जी, दोनों ही बहुत सेंसिटिव हैं और दोनों को पूरी अपनी दानिशमंदी के साथ इस मामले को हल करना जरूरी है, अदरवाइज दोनों इदारों को शदीद नुकसान होगा। इमरान खान साहब जब से इक्तदार में आए और उससे पहले तक उनका एक नारा था कि मेरिट को देखा जाएगा, जो सिस्टम है उसके तहत काम होंगे। अब यहाँ ना मेरिट नज़र आ रहा है ना सिस्टम नज़र आ रहा है। इस फेवरेटिज्म की वजह क्या लगती है आपको? क्यों है ये ताल्लुक, क्यों है ये मोहब्बत, क्यों है ये इसरार, या क्यों है ये पावर अपने पावर को यूटिलाइज करने का या इस पॉइंट को स्कोर करने की वजह क्या है? इमरान खान साहब को कोई फ़ायदा है? इमरान खान साहब के कोई वो राज हैं जो पर्सनालिटी के साथ ख़ास तौर पर बंद हैं? कोई क्या बात है जिसकी वजह से इमरान खान साहब जो है अपनी पावर यूज़ करना चाहते हैं और इस ऑफिस में अपने हिसाब से अपनी मर्जी का बंदा बिठाना चाहते हैं? देखिए, मैं इसको मोहब्बत तो नहीं कहना चाहता, मैं इसको जरूरत कहना चाहता हूँ जी। मुमकिन है उनकी जो केमिस्ट्री है दोनों की वो बहुत आपस में मुताबिकत रखती हो, सिर्फ केमिस्ट्री, एक दूसरे की बात को वो अच्छे तरीके से समझते हो जी। लेकिन पाकिस्तान में सर्विस करने वाले लोगों के कुछ तकाजे होते हैं, उन्हें जहाँ पोस्ट किया जाए उन्हें वहीं जाना होता है। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस में लिखा है, ये एस्ट्रा कोड में लिखा है, ये आर्मी एक्ट में लिखा है, ये सब जगहों पर लिखा हुआ है जी। प्राइम मिनिस्टर की अपनी एक टेन्योर होती है और उस टेन्योर में वो बहुत सारे फैसले करते हैं जिनके बारे में कभी वो इजहार सारी जिंदगी में नहीं कर सकते कि ये फैसले मैंने क्यों किए। ठीक है, कुछ चीजें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आती हैं और अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को वायलेट करे तो वो सीधा आर्टिकल 6 के तहत मुकदमे का शिकार हो सकता है, हाई ट्रीजन का शिकार हो सकता है, वो बहुत सारी चीजें उस पर आ सकती हैं। उस तरफ नहीं जाना चाहता चौधरी साहब। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर ये मसला है क्या? आप कोई पेशगोई हमें दीजिए या कोई हमें ऐसी बात बताइए जिससे आवाम को और लोगों को इत्मीनान हासिल हो कि हाँ जी, ये किसी किस्म की सबकत ली जा रही है, किसी किस्म की साइड ली जा रही है या किसी किस्म का कोई और मसला है, क्योंकि इसे कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है और समझा जा रहा है। क्या ये कंट्रोवर्शियल बात है या ये उतनी ही सीधी बात है जैसे आपने एक्सप्लेन किया? जैसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ, इसको इसी तरह रहने दीजिए। उसकी वजह यह है इसमें एक हिकमत मौजूद है। मैं अपने लफ्जों के इंतखाब में मोहतात हूँ और मोहतात रहना चाहता हूँ जी। ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी का और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का, पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन का मामला ना होता, सिर्फ पॉलिटिकल मामला होता तो मैं बहुत खुलकर आपके साथ इस पर बात कर लेता। इसको ढके छुपे लफ्जों में यूं ही कहने दीजिए कि ये दो इदारों की सालमियत का और दो इदारों की वर्किंग रिलेशनशिप का और पाकिस्तान का मामला है जी। इसको जितने आसन तजीद से खामोशी के साथ तय कर लिया जाए बगैर कोई अना बनाए हुए, उतना ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, इस्तेहकाम के लिए और पाकिस्तान के दुश्मनों को ज़ेर करने के लिए। आपने तो ये बहुत अच्छी बात की और ऑब्वियसली इस बात से आपकी पैट्रियटिज्म भी झलक रही है, हुब्बुल वतनी का जज्बा या इदारों की सेंसिटिविटी को जिस तरह आप मैच्योरिटी के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं, समझ में आने वाली बात है। बट एट द सेम टाइम जब हम ऑपोजिशन को देखते हैं तो उन्होंने इस मामले में खामोशी इख्तियार नहीं की, ना मुल्क की सालमियत को देखा, ना इदारों की पासदारी को देखा। उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं उससे तो ऐसा लगता है कि दो इदारों का शायद टकराव है जो उनको अच्छा नहीं लग रहा, और अगर दो इदारे आपस में मिलके काम करते हैं तो वो भी उनको अच्छा नहीं लगता। मैं खुसूसी तौर पर PMLN का जिक्र कर रही हूँ। मैं खुसूसी तौर पे PTI का जिक्र करना चाहता हूँ कि वो उनके वजीर, रियासत के वजीर हैं, वो जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो तरीकाकार इख्तियार कर रहे हैं, जिस तरह खबर देने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह उनके चीफ विप ने बात की, जिस तरह पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने बात की, वो भी मुनासिब नहीं है। और वो भी मुनासिब नहीं है जो पॉलिटिशियन कर रहे हैं, जो अपोजिशन कर रही है। अपोजिशन का काम तो हुकूमत की कमजोरी को ग्रैब करना होता है। उन्होंने हुकूमत की इस कमजोरी को ग्रैब किया कि हुकूमत एक मामला जो बंद कमरे में तय हो सकता था उसको पब्लिक कर दिया। अपोजिशन तो उससे फायदा उठाने की कोशिश करेगी, उनकी पॉलिटिक्स की बुनियाद ही यही है। लेकिन पाकिस्तान की
सलामती, पाकिस्तान का इस्तेहकाम, पाकिस्तान की हिफाजत और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी जो है वो इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा मुकद्दम है। सही। और आपको लगता है कि इसमें पीटीआई का जो आपने जिक्र किया उसे थोड़ा और इलैबोरेट करना चाहेंगे कि कहाँ कहाँ पीटीआई की इमैच्योरिटी सामने आती है जब इदारों की बात होती है? पीटीआई ने आज तक कहीं मैच्योरिटी का कोई मुजाहरा किया हो तो मैं आपसे अर्ज करूं। जी, इमैच्योरिटी पूछ रही हूँ मैं उनकी, थोड़ा सा उसको और जरा एक्सप्लेन कर दीजिए। जब आप मैच्योर नहीं होते और मैच्योरिटी का मुजाहरा नहीं करते तो आपके एक इमैच्योरिटी के जुमरे में आते हैं। तमाम देख लीजिए ईपीएम पर, जरा देख लीजिए नैब के मामला पर, जरा देख लीजिए पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए अपोजिशन के साथ कोऑर्डिनेशन करने पे, पार्लियामेंट के अंदर होने वाली डिबेट पे, पार्लियामेंट के माहौल पे, पार्लियामेंट के बाद विक्टिमाइजेशन पे, इन सारी चीजों पे आप गौर करके देख लीजिए। जिस तरह हुकूमत के वजीर बेंचों पे खड़े होकर गाली निकालते हैं, बुरा लफ्ज कहते हैं, तल्ख बोलते हैं, पार्लियामानी रवायात की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और जमहूरियत को ये कोई सबक नहीं दे रहे अच्छा कि यही जमहूरियत, ये तो एक लड़ाई, मारकुटाई, फसाद, दंगा मुश्ती का मुजाहरा है। चौधरी साहब, आपने जितनी वीडियोस मंजर आम पर आती हैं वो भी पीटीआई के हवाले से, जिगो कि सब्जेक्ट हमारा थोड़ा मुख्तलिफ था लेकिन इस तरफ आ गए हैं तो मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि पीटीआई जब इक्तदार में आ रही थी तो उनका ये नारा था कि आम आदमी को सीट मिलेगी, कुर्सी मिलेगी, उसकी नॉमिनेशन होगी और फिर वो आम आदमी के लिए ही काम करेगा। मिले जुले लोग आ गए, ऑब्वियसली हुकूमत बनी, कुछ वो जो पहले से इक्तदार में रहे हैं, मुख्तलिफ पार्टियों का हिस्सा रहे, कुछ नए लोग भी आए जो हम जिनको पहले अवाम में या कौम में या लोगों में तसव्वुर किया करते थे। मगर सबका रवैया या जो वीडियोस वायरल हुई हैं उसने पाकिस्तान की सियासत को एक, या उस सियासत का एक नया रंग दिखाया, एक नया रूप दिखाया है। मेरा ख्याल है सारी वीडियोस आपने शायद नहीं देखी, ये किसी एक तरफ की नहीं है, ये मुख्तलिफ तरफ की वीडियोस हैं जो मार्केट में आई हुई है, सोशल मीडिया पे वायरल हैं। और मैं बिलखुसूस उस जमात की बात कर रही हूँ जो इक्तदार में है। जी, वो इस काबिल नहीं है कि उन पर बात की जाए। एक बेहयाई है, एक तूफान बदतमीजी है, एक गैर इखलाकी, गैर शरई, गैर मजहबी रवैया और तरीकाकार है। और अल्लाह ताला इन लोगों को अक्ल दे, हिदायत दे, अल्लाह इनको इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। ये इस मुल्क की हुक्मरान जमात, इस मुल्क की अशराफिया किसी तरफ की भी हो, जो अरकान है पार्लियामेंट के या सूबाई असेंबलियों के, इनका इखलाक किरदार के हवाले में तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 62, 63 मौजूद है कि कल को किस तरह जाके अदालतों में और सिक्योरिटी अपनी करवाते हुए ये कहेंगे कि हम अच्छे मुसलमान हैं, हम अमीन हैं, हम सादिक हैं, हम बाकिरदार हैं। ये वीडियोस इनकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए काफी होंगी। सही। विद दैट, थैंक यू सो मच अजीम चौधरी साहब, आपके वक्त का और नहायत ही मैं तो कहूँगी मुहज़्ज़ब गुफ्तगू का, क्योंकि आपने इल्ज़ाम तराशी नहीं लगाई, आपने इदारों को उस तरह से नहीं उछाला जैसे यूजुअली लोग जिस तरह बात करते हैं या हमें टेलीविज़न स्क्रीन पे अमूमन नज़र आता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मज़ीद इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, एनालिस्ट हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुज़म्मिल साहब, क्या 6 अक्टूबर से ISI चीफ की तैनाती का मामला इतना गंभीर और इतना मुश्किल है कि अभी तक उस पर डिसीजन नहीं हो पाया? देखिए, मुश्किल तो है। पाकिस्तान में DGI की अपॉइंटमेंट हमेशा ही मुश्किल रही है। अच्छा। चाहे वो ज़ियाउद्दीन भट्ट की हो, चाहे नवीद मुख्तार की हो, चाहे हमीद गुल की हो, चाहे शुजा पाशा की हो, चाहे जहीरुल इस्लाम की हो। एक लंबी तारीख है DGI की अपॉइंटमेंट्स की और उसके अंदर पॉलिटिकल इंटरवेंशंस की, पॉलिटिकल स्टेक्स की। ठीक है। तो इस बार भी जो डेडलॉक है वो पॉलिटिकल स्टेक्स की वजह से है मेरे ख्याल में, और उसी की वजह से ये डेडलॉक जो है अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पाता। अगर रिजॉल्व हो तो ये 1 मिनट का काम है, और ना हो तो 6 अक्टूबर से जब तक मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं तब तक रिजॉल्व नहीं। तो मुज़म्मिल साहब, जैसे आपने फरमाया कि पिछले वक्तों में भी ऐसा होता रहा है, तो ये क्या लोग इसको मुख्तलिफ तरीके से ले रहे हैं, या अपोजिशन का रद्द-ए-अमल इसमें मुख्तलिफ है, या इमरान खान साहब की सोच इसमें मुख्तलिफ है, जो ये मामला बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल सा महसूस हो रहा है? पहले भी मामलात यकीनन रहे होंगे जैसे आपने फरमाया, लेकिन इसमें कंट्रोवर्सी की कोई बू आ रही है। देखिए, ऑपोजिशन ने तो बहुत बिहेव किया है। मतलब मैं आपको बताऊं, अगर आप जरा स्विच करें फीड्स और ये सोचें कि ये मामला चल रहा है 6 दिन से,
7 दिन से, और इमरान खान ऑपोजिशन में। तो आप देखिए वो रोज क्या करते, वो रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते जी, वो रोज कहते इदारे को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, वो रोज कहते हम अपना पसंदीदा DGISI लाना चाहते हैं, वो रोज कहते हैं कि मेरा मतलब है कि हम इदारे के साथ खड़े हैं और हम वजीर आजम को उसकी मर्जी का DGISI नहीं लाने देंगे, और वो इसके लिए एक तूफान मुल्क में ला देते हैं। मौजूदा ऑपोजिशन ने ऐसे किया है, किसी ने को प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई बयान, कोई कुछ दिया है? मैं समझता हूँ इमरान खान को बहुत सेंसिबल ऑपोजिशन मिली है। इमरान खान तो कितना फर्स क्रिएट कर देते, इमरान खान खुद अपने लिए ही काफी है, उन्हें किसी ऑपोजिशन की जरूरत नहीं। लेकिन ऑपोजिशन की जानिब से चलें, ऑपोजिशन ने ये सारी बातें नहीं की, लेकिन ऑपोजिशन ने ये जरूर कहा कि हर मामला मौजूदा हुकूमत झाड़ फूंक और जादू टोने से कर रही है। ये क्या, इसमें ये किस वजह से कहा ऑपोजिशन ने? ये जो जादू टोने और जंतर मंतर वाली बात है, ये परसेप्शन प्रिवेल्स ओवर रियलिटी वाली बात है, और हमारी सियासत में जो तासुर है जी, वो हकीकत से ज्यादा मजबूत होता है। तो ये तासुर खान साहब ने खुद बनाया है। देखें, जैसे वो फर्स्ट लेडी के साथ बाबा फरीद के मज़ार पे गए, जैसे वो फिर उम्रे के लिए नंगे पांव गए, और फिर और भी जिस तरह की कुछ अपॉइंटमेंट्स के हवाले से बातें आई, तो ये इमेज उन्होंने खुद बनाया है जो अब तासुर से हकीकत का रूप धार गया है और लोग इस पर यकीन रखने लग गए हैं। अब ये ऐसी बात नहीं है कि ये कोई, मतलब आम आदमी भी ये बात करता है, और इसमें लोगों को इसमें हकीकत नजर आने लग गई है। और मैं समझता हूँ कि खान साहब ने यहाँ तो शुरू में इसको कैजुअल लिया है और इम्पोर्टेंस नहीं दी है, और अब जब ये स्नोबॉल इफेक्ट के तहत ये तो पर्सनल मामला भी हो सकता है ना, रिलीजन या जिस तरीके से आपका जो भी नजरिया है मजहब को लेकर और जिस तरह आप उसे प्रीच कर रहे हैं, ये तो पर्सनल भी एक चीज हो सकती है। जरूरी तो नहीं है कि इससे पॉलिटिकल एम्फेसिस का या पॉलिटिकल कनेक्शंस क्रिएट किए जाएं। नहीं, अब आप देखें ना कि माजी में आसिफ जरदारी साहब के भी एक पीर साहब बहुत मशहूर रहे हैं जी, कि वो उनसे पूछ के हर काम करते थे। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो भी एक छड़ी वाले पीर के पास जाती रही हैं जो छड़ी मारता था। और जनरल इशफाक परवेज कियानी साहब के बारे में भी था कि वो एक बुजुर्ग से बात करते थे जो थोड़े बहुत जायजा वायजा, और इसका ये को पहली दफा तो नहीं है। और जिसने भी ये किया है, एक पॉलिटिशियन एक पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, उसकी प्राइवेट लाइफ भी पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, तो वो फिर उसके रिलीजियस मामलात भी लोग उस पर भी गुफ्तगू करते हैं, उन नजरियात पर उस पर लोग गुफ्तगू करते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि आप कहें कि किसी प्राइम मिनिस्टर की जो रिलीजियस लाइफ है वो डिस्कस नहीं होगी, उसके बिलीफ डिस्कस नहीं होंगे, ऐसी बात नहीं। अच्छा, अब जरा हम ऑपोजिशन पर आ जाते हैं। आपने कहा कि ऑपोजिशन ने बहुत बिहेव किया है, लेकिन ऑपोजिशन का एक ट्रेंड रहा है बिहेवियर का। पहले वो इमरान साहब के हवाले से कहते रहे कि ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट को बुरा भला। मरियम नवाज साहिबा ने बहुत खुलेआम बहुत बातें की हैं, वो आपके हमारे सामने हैं। आजकल जो है ऐसे लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान हालात बेहतर हो गए हैं, और उसके साथ साथ नून लीग ने यह भी कहा है इमरान खान साहब के हवाले से कि ये इदारों को, हसास इदारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक तरफ उनका कनेक्शन बनाते हैं, फिर खुद थोड़े से ठीक हो जाते हैं, फिर उसके बाद इमरान खान साहब और इदारों के दरमियान जो गैप है उसको ट्रिगर करते हैं। PMLN क्या करना चाह रही है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, PMLN शुरू से जनरल फैज को टारगेट कर रही थी या नहीं टारगेट कर रही थी? सही। जनरल बाजवा के साथ अगर वो कोई नाम दूसरा लेते थे, मतलब वो कोई 5, 6, 7 जर्नैलों के नाम तो नहीं लेते थे। कासिम बाजवा का नाम उन्होंने लिया, वो जब उनकी कंपनी सामने आई, पिज्जा के फ्रेंचाइजी सामने आई, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट सामने आई, तो उसके बाद आसिम बाजवा साहब का नाम लिया। और अगर इन सर्विस उन्होंने फौज में से कोई 2 नाम लिए हैं, तो वो आर्मी चीफ और जनरल फैज के लिए। और मेरे ख्याल में जनरल फैज के हवाले से पूरी ऑपोजिशन को एक था कि वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, पॉलिटिकली उनकी मदद ISI करती है, और इलेक्शंस में भी मदद की गई है। फिर जिस तरह लोग तोड़ के PTI में शामिल किए गए, तो मैं समझता हूँ कि ऑपोजिशन तो ये समझती है ना कि अगर एक न्यूट्रल DGISI आ जाए जिसका पॉलिटिकल रोल इतना ज्यादा ना हो, तो उनके लिए तो उससे इदारा भी मजबूत होगा और पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत भी मजबूत होगी। सही।
तो ये उनके जहन में है। लेकिन आपकी गुफ्तगू से ऐसे लग रहा है कि PMLN का ज़्यादा कसूर नहीं है, जो भी मामलात हैं पाकिस्तान में, जो भी कुछ हो रहा है ऑपोजिशन का, उसमें कोई ख़ास ऐसा कसूर नहीं है। इमरान खान साहब जो हैं, उनकी पॉलिसीज़, उनकी सोच, उनकी समझ या उनके ऑफिस से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, ज़्यादा मसला और ज़्यादा कसूर उन्हीं का है। लेकिन DGISI ऑपोजिशन ने तो नहीं लगाना ना। अगर 6 अक्टूबर से आज तक अगर वो DGISI नहीं लगा सके 8 दिन में जी, तो आप इसमें ऑपोजिशन का कसूर समझती हैं कि 8 दिन में अगर कोई प्राइम मिनिस्टर DGISI मैं ऑपोजिशन को ये समझती हूँ कि उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। क्या ये कसूर ऑपोजिशन का है कि अगर जनरल बाजवा ने कोई नाम DGISI के लिए दिया है जी, और इमरान खान को वो कबूल नहीं है, तो वो और इमरान खान और जनरल बाजवा के दरमियान 2 घंटे की मुलाकात के बावजूद मामला हल नहीं हो सका, तो ये सारा कसूर ऑपोजिशन पे डाल दें? नहीं, ये ऑपोजिशन पे नहीं डाल रहे हम। ऑपोजिशन की मरियम, हाँ, मैं ऑपोजिशन के बारे में एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ और इसीलिए मैंने वो सवाल किया था। क्या नवाज शरीफ साहब दिसंबर में वापस आ रहे हैं और क्या ये मामलात उनके और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान हल हो गए हैं? फिर हम वापस ISI चीफ के मामले पे आते हैं। लेकिन मेरा उस सवाल का लिंक इससे था, क्या ऐसी कोई खबर है नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं? नहीं, अभी तो ऐसी कोई खबर नहीं है। जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मरियम बीबी को कोई रिलीफ नहीं मिल जाएगा, उनकी सजा सेट असाइड नहीं हो जाएगी, तब तक मैं नहीं समझता नवाज शरीफ को वापसी का फैसला करेंगे। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई रीट्रायल का या मरियम के एक्विटल का कोई फैसला किया तो ही नवाज शरीफ वापस आएंगे। जेल जाने के लिए वो वापस नहीं आएंगे। अच्छा, अब इस मामले पे ये जो आपने बताया कि 2 घंटे की मीटिंग हुई, सारा कुछ हुआ, हमेशा हमने देखा है कि गवर्नमेंट के दरमियान, फौज के दरमियान कोई एक ऐसा पॉइंट आता है जहां रिफ्ट क्रिएट हो जाती है। अब आगे क्या होगा, आप क्या समझते हैं और क्या होना चाहिए, क्या होगा और क्या होना चाहिए? देखिए, इमरान खान साहब तो पहले दिन से सेम पेज थ्योरी पर इक़्तिदार में आए और उन्होंने सेल ही ये किया कि वो सेम पेज पर चलेंगे इदारे के साथ और एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और यही उनकी ताकत थी। अगर वो अपना कॉर्नर स्टोन ही छोड़ देते हैं और वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ सेम पेज पर ही नहीं रहते हैं जी, और वो सेम पेज थ्योरी खत्म हो जाती है, तो उसका नुकसान इमरान खान को ज्यादा होगा, एस्टेब्लिशमेंट को कम होगा। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान इस वक्त जो मुल्क में महंगाई की सूरत हाल है, और वैसे भी जब इससे पहले जो सियासी जमातें एस्टेब्लिशमेंट से लड़ी हैं वो पॉलिटिकली आइसोलेटेड नहीं थी, उनके साथ मुल्क की दीगर सियासी जमातें कुछ ना कुछ खड़ी थी। इमरान खान पॉलिटिकली बहुत आइसोलेटेड है, उनका सिर्फ एक ही एलाई है एस्टेब्लिशमेंट, और वो अपने वाहिद एलाई के साथ लड़कर कोई सियासत करना उनके लिए मुश्किल हो जाए। सही, ये तो उनको सोचना चाहिए। लेकिन अब होगा क्या? आप बीइंग एन एनालिस्ट जिस तरह सिचुएशन को देख रहे हैं, और इमरान खान साहब के फैसले भी आपके सामने हैं, जब से वो इक़्तिदार में हैं, जब से जो चीज़ें वो कर रहे हैं वो आपके सामने, आपकी अपनी अक्ल दानिश क्या कहती है कि आगे आने वाले दिनों में क्या होगा? तो जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो इस वक्त इमरान खान साहब पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए हैं और 4 घंटे के नोटिस पे पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग बुला ली गई है। ठीक है। अब एक तरफ फवाद चौधरी साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि जी वो DGISI का अमल मुकम्मल हो रहा है और इंटरव्यूज नहीं हुए, वो तो सिर्फ गैर रस्मी मुलाकात के लिए बुलाया जाता है, और वो चीजों को क्लैरिफाई कर रहे हैं और आग को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, फायर फाइटिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप पार्लिमानी पार्टी को बुला रहे हैं, तो सिग्नल्स तो मुझे पॉजिटिव नजर नहीं आ रहे इमरान खान की तरफ से। अच्छा, कहीं ना कहीं उनके जहन में इस वक्त अभी तक महादराई, लड़ाई और खुद को एक्सर्ट करने का स्क्रिप्ट मौजूद है। शायद वो अभी मेंटली एक्सेप्ट नहीं कर सके, क्योंकि आप देखें ना, प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट ने कहा ओपनली प्रेस टॉक में कि हम जनरल फैज को भी तब्दील होना नहीं चाहते थे। वो अफगानिस्तान की सूरत हाल की वजह से प्राइम मिनिस्टर चाहते थे कि वो 6 माह और रहें। फिर कुछ चैनलिस्ट ने ऐसे वीलॉग्स भी किए हैं जिसमें उन्होंने कहा कि EVM ओवरसीज की जो वोटिंग और चेयरमैन नैब, ये ऐसे इश्यूज थे जिनके रिजॉल्व होने तक वो DGISI को तब्दील नहीं करने देना चाहते थे। तो इस तरह अगर इन सबसे पहले हो जाता है तो इमरान खान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अपना एजेंडा आगे बढ़ाना, और वो मेरा ख्याल है रेजिस्ट कर रहे हैं, अभी तक रेजिस्ट कर रहे हैं। क्या इलेक्शन वक्त से पहले होने के इम्कानात नजर आ रहे हैं? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा।
बहुत ज्यादा। ठीक है मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एक आखिरी सवाल आपसे ज़रूर करना चाहूँगी जाते जाते, क्या फ़ौज इमरान खान साहब की अफ़गानिस्तान की पॉलिसी जो उनका एक रद्द अमल था, जो ओवरऑल उन्होंने अपना स्टांस अडॉप्ट किया, उससे खुश है या मुतमईन है? मेरा ख्याल है पॉलिसी तो रियासत की थी जी। इमरान खान साहब ने उसको जो एक्सप्रेस किया वो ठीक तरीके से नहीं किया। एज प्राइम मिनिस्टर उन्होंने जो इंटरव्यूज दिए हैं वो प्राइम मिनिस्टर की लैंग्वेज में नहीं, वो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में नहीं थे, वो स्टेट्समैन की लैंग्वेज में नहीं थे। एक स्टेट दूसरी स्टेट को ऐसे मुखातिब नहीं करती। एक हेड ऑफ द स्टेट दूसरे हेड ऑफ द स्टेट को जाहिल और इस तरह नहीं कहता कि दे हैव नो आइडिया, दे नो नथिंग। इस तरह की जो रिमार्क्स हैं आप अपनी अंदरूनी सियासत में आप कह लेते हैं, लेकिन जब एक मुल्क का सरबराह दूसरे मुल्क के बारे में बात कर रहा होता है तो उसको अल्फाज का चुनाव बहुत एहतियात से करना चाहिए। और मेरे ख्याल में उनके कुछ इंटरव्यूज में उन्होंने वही स्लैंग लैंग्वेज इस्तेमाल की जो वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में करते थे, जिसको शायद दूसरी तरफ से पॉजिटिवली नहीं लिया गया। बिल्कुल। और आज आप देखें कि अमेरिका अब बहुत अरसे बाद अमेरिकन जो है वो लाहौर में एक तरफ मरियम नवाज को मिल रहे हैं और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ के घर जा रहे हैं। ये भी बड़े क्लियर सिग्नल्स होते हैं जब अमेरिकन डिप्लोमेट देखे ना पिछले 3 साल में तो नहीं मिल रहे थे, बात नहीं कर रहे हैं फोन पर, डिस्टेंस कर रहे थे, तो आप उनके घरों में पहुंच रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और बता दीजिए, ये क्योंकि ये लैंग्वेज वाली बात जो जब से ये इलेक्शन का दौर था उससे पहले से जब से कैंपेन्स चल रही थी, ये लैंग्वेज में जितनी हमारी वर्सटाइल हो गई है नेगेटिव सेंस में, उतनी शायद पहले कभी नहीं थी। तो इमरान खान साहब की टीम को हमेशा उस पर क्वेश्चन मार्क उठाए जाते हैं। उसमें से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो पहले भी हुकूमत में सर्व करते रहे हैं। क्या उनकी कोई टीम नहीं है जो उनसे साथ सलाह मशवरा कर सके, उन्हें बता सके, कोई पेपर पकड़ा सके, कोई बात कर सके, या स्पॉन्टेनिटी में ही बस उनकी ज़िंदगी गुजर रही है? और जितने वो स्पॉन्टेनियस हैं और जिस तरह वो टीवी पे आके भी बात करते हैं या हर जगह पे बात करते हैं, ऐसे महसूस होता है कि जो उनके दिल में बस वही वो कह रहे हैं, विच इज़ गुड इन सम सेंस, लेकिन कहीं कहीं वो प्रॉब्लमैटिक भी हो जाता है। देखिए ना, उन्होंने इलेक्शन से पहले जितने वादे किए, अब हम सबको नजर आ गया कि उसके पीछे कोई होमवर्क नहीं था। जी। मेरे पास 200 लोगों की टीम है, मैं 90 दिन में करप्शन खत्म कर दूंगा, मैं 50 लाख घर बना दूंगा। ही हैड नो आइडिया कि घर कैसे बनते हैं, उनकी फाइनेंसिंग कैसे होगी, मैं 1 करोड़ नौकरियां दे दूंगा। ही हैड नो आइडिया। उन्हें वो ट्रेड डेफिसिट का बहुत जिक्र करते थे। ही हैड नो आइडिया कि ट्रेड डेफिसिट का मुल्क की इकोनॉमी चलाने में क्या रोल है। वो कहते थे 1 रुपया डॉलर बढ़ जाए तो वज़ीर आज़म चोर है। ही हैड नो आइडिया कि डॉलर बढ़ने की क्या मुहर्रकात हैं। वो कहते थे मुझे कर्ज मांगना पड़े तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। ही हैड नो आइडिया कि मुल्क चलाने के लिए कर्ज मांगना पड़ता है। तो एक आदमी जिसने जिंदगी में ना कोई कारोबार किया, ना कोई नौकरी की, ना कुछ किया, वो सिर्फ गुफ्तगू के सर पे वजीर आज़म बन गया, तो वो शायद गुफ्तगू पे बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं। तो अब टाइम अमल का जब आया है तो वो एक्सपोज होते जा रहे हैं। ये इस पे मेरे ख्याल में मैं आपसे गुफ्तगू करती जाऊंगी और हमारी बात तवील होती जाएगी, बिकॉज देयर इज़ सो मच। लेकिन यहाँ पर हमें अपने सेशन को महदूद करना होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम दोबारा कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि ये मामला उस वक्त तक भी रिजॉल्व हुआ है या मामलात पॉलिटिकल मामलात पाकिस्तान के किसी और रविश पे गामजन हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इस दौरे हुकूमत में इमरान खान साहब जब से उन्होंने ऑफिस संभाला है, लोगों का एक रोमांस था उनकी पर्सनैलिटी के साथ, और वो रोमांस कॉन्फिडेंस में बदल गया, फेथ में बदल गया, और लोगों को लगा कि ये वो शख्स जिसने मुल्क को ट्रॉफी लाके दी थी, ये शायद मुल्क के मसाइल भी हल कर देगा। ये आज भी बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, आज भी बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वो हार्ड वर्किंग हैं, वो ऑनेस्ट हैं और उनकी बड़े अच्छे मामलात हैं पिछले जितने प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं उनसे अगर कंपेयर किया जाए। लेकिन ये जो मामला जिस पर आज इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट में इजलास भी बुलवाया है और जिस पे वो बज़िद हैं कि उनकी जो सोच है उसी को ही फॉलो किया जाना चाहिए, इसके क्या असरात मुरतब होंगे ये आपको वॉइस ऑफ नेशन पे ज़रूर अपडेट किया जाएगा। आपका क्या ख्याल है, आपका क्या कमेंट है? आप कराची से लेकर कश्मीर तक जहाँ भी रहते हैं, आपको इस दौरे हुकूमत से क्या फ़ायदा हासिल हुआ, हमें ज़रूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।